1 नवंबर 2025 रात के 12 बज चुके थे। दीप्ति शर्मा ने राउंड द विकेट एक लो फुल टॉस बॉल डाली। साउथ अफ्रीका खिलाड़ी नादीन डी क्लर्क ने उसे कवर के ऊपर से उठाकर मारना चाहा, पर वहां खड़ी थी कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लिया और दुनिया क्रिकेट को मिला एक नया विश्व विजेता भारत। आज तक 13 ओडीआई वर्ल्ड कप और 8 टी20 वर्ल्ड कप हो चुके थे, पर इंडियन वुमेन टीम कोई टाइटल नहीं उठा पाई थी। ये पहला मौका आया जब किसी एशिया टीम ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले इस ओडीआई वर्ल्ड कप को 7 बार ऑस्ट्रेलिया, 4 बार इंग्लैंड और 1 बार न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है। इंडियन प्लेयर्स इमोशनल थे। उन्हें एहसास था कि ये जीत महिला क्रिकेट को टोटली चेंज कर देगी, वुमेन्स क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। पूरे इंडिया में जश्न का माहौल था। हर कोई इंडियन वुमेन टीम को कांग्रेचुलेट कर रहा था, पर बहुत कम लोग इस जीत के पीछे की मेहनत, स्ट्रगल, फेलियर और हार्ट ब्रेक के बारे में जानते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इंडियन वुमेन के स्ट्रगल से लेकर विश्व विजेता बनने की फुल स्टोरी पर। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। 1973 में वुमेन क्रिकेट का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाता है इंग्लैंड में। इस वर्ल्ड कप में 7 टीम पार्टिसिपेट करती है। इंडियन वुमेन क्रिकेट की हालत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। इस वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के पास अपना कोई ऑफिशियल बोर्ड नहीं था। फिर साल 1973 में ही वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCAI को एस्टेब्लिश किया जाता है। इन पर जिम्मेदारी होती है इंडिया में वुमेन क्रिकेट को डेवलप करना, पर इनके पास न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था न कोई स्पॉन्सर। 1978 में दूसरा वर्ल्ड कप होता है, जिसका होस्ट था खुद इंडिया। इस वर्ल्ड कप में 6 टीम हिस्सा लेने वाली थी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड। पर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वेस्ट इंडीज टीम बिल्कुल टाइम पर अपना नाम विड्रॉ कर लेती है। नीदरलैंड की टीम भी नहीं खेलने आती पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए बहुत बुरा साबित होता है। वो टोटल 4 मैच खेलती है, जिसमें से 3 हार जाती है और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश की वजह से धुल जाता है। भारतीय टीम 4 टीमों के इस वर्ल्ड कप में 4th पोजीशन पर फिनिश करती है, क्योंकि इस टीम के पास न तो कोई इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस था, न कोई फैसिलिटी और न कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट। पर यहाँ से एक नई जन्म सोच लेती है। इंडियन वुमेन टीम भी इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकती है और इन्हें अच्छी फैसिलिटी और एक्सपीरियंस मिले तो जीत भी सकती है। 1980s के दशक में इंडियन वुमेन टीम ने धीरे धीरे और मैचेस खेलना शुरू किया। WCI अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकती थी की, पर न मीडिया का ध्यान, न पैसा और न ही कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो इन प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके। इसी वजह से इंडियन वुमेन टीम ने कोई खास ग्रोथ नहीं की। 1982 के वर्ल्ड कप में भी 5 टीमों ने हिस्सा लिया। इस वर्ल्ड कप में पिछले वर्ल्ड कप के अलावा जो 5वीं टीम थी वो थी इंटरनेशनल 11, जिसमें अलग अलग देशों के प्लेयर एक साथ खेल रहे थे। भारत ने इस टीम को 79 रन से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की, पर भारत का प्रदर्शन फिर भी बहुत निराशाजनक रहा। इंडिया ने फिर चौथे नंबर पर फिनिश किया। 1983 में पुरुषों की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और प्लेयर स्टार बन चुके थे। कपिल देव, महेंद्र अमरनाथ, रवि शास्त्री जैसे नाम देश में भगवान की तरह पूजे जा रहे थे, पर वुमेन क्रिकेट का हाल अभी भी बहुत बुरा था। महिला प्लेयर्स को मैच खेलने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, यहाँ तक कि अपने ट्रैवल, फूड, अकोमोडेशन का खर्चा भी उन्हें अपनी जेब से ही करना पड़ता था। मतलब यह खेल सिर्फ अमीर घर की लड़कियां ही खेल सकती थी। गरीब और मिडिल परिवारों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। 1988 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें भारतीय टीम हिस्सा ही नहीं ले पाई। वजह थी फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी। अभी तक इंडियन वुमेन क्रिकेट WCI के पास ही थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि प्लेयर्स के लिए एरोप्लेन टिकट भी खरीद सके या पूरे टूर का खर्चा उठा सके। उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था और इसी वजह से इंडिया टीम इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तक नहीं किया। 1990 के दशक में भारतीय टीम का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा होना शुरू हुआ। 1993 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 टीमों में से 4th पर फिनिश किया।
1997 का वर्ल्ड कप फिर भारत में हुआ और यह पहला वर्ल्ड कप था जो टीवी पर दिखाया गया। इस वर्ल्ड कप में पहली बार इंडियन टीम ने किसी बड़ी टीम को हराया, वो थी ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमीफाइनल में पहुंची, पर वहां उसका मुकाबला फिर से ऑस्ट्रेलिया से हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हार का बदला लेते हुए एक लो स्कोरिंग मैच में इंडिया को 19 रनों से हराया और इंडिया के फाइनल खेलने का सपना तोड़ दिया। इस वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन में खेला गया, जिसमें 80,000 से ज्यादा दर्शक देखने पहुंचे। पहली बार स्टेडियम में इतने दर्शक उमड़े थे किसी वुमेन मैच को देखने के लिए। और फिर 2000 का वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में हुआ, उसमें भी इंडिया ने सेमीफाइनल खेला और तीसरे स्थान पर फिनिश किया। इस वर्ल्ड कप में फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराया, पर सेमीफाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड से हारकर फिर फाइनल खेलने से चूक गई। भारत का यह ओवरसीज में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इसी वर्ल्ड कप में हमें ऐसे दो प्लेयर मिले जो आगे चलकर भारतीय टीम की बैकबोन बने। एक थी मिथाली राज और दूसरी झूलन गोस्वामी। फिर आया 2005 का वर्ल्ड कप और यही पहला टर्निंग पॉइंट था वुमेन क्रिकेट के लिए। यह वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा था। कैप्टन थी मिथाली राज। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के 8 मैचेस में से 7 जीते, बस एक मैच हारी इंग्लैंड से। इंडिया ने फिर से ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 40 रन से हराकर पहली बार फाइनल में पहुंची। इस मैच में कैप्टन मिताली ने 91 रन्स की एक मैच विनिंग नॉट आउट पारी खेली, लेकिन फाइनल में इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और भारतीय टीम का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह फाइनल 98 रन्स के बड़े मार्जिन से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 50 ओवर में 215 रन्स बनाए, जबकि इंडियन टीम जवाब में 170 रन्स पर ऑल आउट हो गई। हार तो गई, पर यहां से एक सपना पैदा हुआ, वर्ल्ड कप जीतने का। पहली बार किसी एशियन टीम को लगा कि वो थोड़ा और अच्छा खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकती है, पर अभी भी भारतीय टीम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में थी। मिथाली राज ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया, 2005 के वर्ल्ड कप में उन्हें हर मैच खेलने का 1000 रुपये मिलता था, यानी कि टोटल उन्होंने 9 मैच खेले तो उन्हें सिर्फ 9000 मिले, जबकि उसी समय पुरुष क्रिकेटर करोड़ों में कमा रहे थे। अब आया दूसरा टर्निंग पॉइंट। 2005 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डिसाइड किया कि हर देश में मैन और वुमेन क्रिकेट बोर्ड को मर्ज करना होगा ताकि दोनों के लिए इक्वल डेवलपमेंट हो सके। अक्टूबर 2006 में बीसीसीआई ने वुमेन क्रिकेट को अपने अंडर लिया। इस चेंज ने वुमेन क्रिकेट की हालत में थोड़ा सुधार करना शुरू किया। प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैवल अलाउंसेस और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना शुरू हुआ। वुमेन मैचेस अब बीसीसीआई एकेडमीज और स्टेडियम में होने लगे। इंडिया ने और ज्यादा बायलेटरल सीरीज खेलना शुरू किया। मीडिया कवरेज और टीवी ब्रॉडकास्ट बढ़ने लगा। मिथाली राज, झूलन गोस्वामी जैसे प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिली। डोमेस्टिक वुमेन टूर्नामेंट को भी स्ट्रेंथन किया गया, पर इसका असर दिखने में टाइम लगा। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम का प्रदर्शन 2009 और 2013 के वर्ल्ड कप में बुरा रहा। टीम ग्रुप स्टेजेस में हारकर ही बाहर हो जाती थी, पर इसके बावजूद लगातार नए अच्छे प्लेयर्स टीम को मिलते रहे, जैसे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांदना, दीप्ति शर्मा। अब आता है 2017 का वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में हुआ। इस वर्ल्ड कप में टीम शानदार प्रदर्शन करती है और अपने ग्रुप स्टेज के 7 मैचों में से 5 जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचती है। सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता है और इस मैच में वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर 171 रन की एक रिकॉर्ड और शानदार पारी खेलती है और भारत ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर फाइनल में पहुंचती है। फाइनल में इंडिया एक बहुत क्लोज मुकाबले में इंग्लैंड से मात्र 8 रन से हार जाता है और वर्ल्ड कप जीतने का सपना फिर टूट जाता है। इंडिया मैच तो हार गई, पर लोगों का दिल जीत लिया और यहाँ से स्पॉन्सर्स ने देखा इस गेम में बहुत पोटेंशियल और ग्रोथ है। इस वर्ल्ड कप में आईसीसी डिजिटल और सोशल मीडिया को 10 करोड़ वीडियो व्यूज मिले और इंडियन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप फाइनल ने 1 करोड़ 90 लाख इंप्रेशन हासिल किए, जो कि आज तक इंडिया में किसी भी वुमेन स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा इंप्रेशंस थे। इस मैच के बाद टॉप टायर वुमेन इंटरनेशनल प्लेयर की सैलरी 15 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई।
आप सोचो, जो 2005 में 1,000 रुपए पर मैच कमा रही थी अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। अब मैन क्रिकेट की तरह वुमेन क्रिकेट में भी पैसा बरसने लगा था। फिर आया 2020 का T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस वर्ल्ड कप ने मीडिया और दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मीडिया कवरेज काफी हद तक बढ़ चुका था। अब स्टार स्पोर्ट्स पर हर वुमेन मैच को लाइव दिखाया जाता था, वो भी 5 भाषाओं में। भारत का प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में शानदार रहा। उन्होंने अपने 4 में से 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे और फिर सेमीफाइनल बारिश की वजह से धुल गया और भारत को बेहतर रन रेट का फायदा मिला और बिना सेमी खेले उनकी जगह फाइनल में पक्की हो गई। फाइनल था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, और फिर वही पुरानी कहानी, इंडिया बड़े मैच में कुछ खास नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 184 रन बनाए और जवाब में भारत सिर्फ 99 रन्स पर ऑल आउट हो गया। लेकिन इसमें एक खास बात रही, इस वर्ल्ड कप को लगभग 1 करोड़ लोगों ने लाइव देखा और वहीं स्टेडियम में लगभग 86,000 से ज्यादा लोग लाइव देखने पहुंचे और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इंडियन टीम वर्ल्ड कप फाइनल तक तो पहुंच रही थी, पर अभी भी वो उस आखिरी लाइन को पार नहीं कर पा रही थी और बड़े मैच के प्रेशर में टूटकर बिखर जाती थी। इसकी बड़ी वजह थी, एक तो अभी इंडियन वुमेन डोमेस्टिक क्रिकेट को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया था जैसे मेंस डोमेस्टिक होती है। वहां न तो ज्यादा पैसा मिलता था और न ही कोई फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेकार था। प्लेयर्स को अभी भी अपने इक्विपमेंट खुद खरीदने पड़ रहे थे। ट्रेनिंग सेशन के पैसे देने पड़ते थे। अभी भी क्रिकेट ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसों वालों का ही खेल है। सुभा सतीश, जो कि एक एक्स वुमेन क्रिकेटर है, बताती है उनके 2 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलने से जितना पैसा मिलता था उतना तो उन्हें डोमेस्टिक के 3 सीजन में भी नहीं मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स अभी भी अपने माँ बाप के पैसे पर निर्भर होकर क्रिकेट खेलते थे। और यहाँ पर आता है थर्ड टर्निंग पॉइंट। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई एक बड़ी घोषणा करता है। अब वो आईपीएल की तर्ज पर एक वुमेन T20 लीग स्टार्ट करने वाला था। साथ में ही बीसीसीआई ने यह भी डिसाइड किया कि इंटरनेशनल वुमेन की मैच फीस अब मैन क्रिकेट के बराबर होगी। मतलब अब लड़कियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख, ओडीआई खेलने के लिए 6 लाख और T20 खेलने के लिए 3 लाख मिलेंगे। WPL का पहला सीजन खेला जाने वाला था मार्च 2023 में, जिसमें टोटल 5 टीम हिस्सा लेने वाली थी। 13 फरवरी 2023 को मुंबई में प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए फ्रेंचाइज द्वारा खर्च किए गए और इसमें 57 इंडियन और 30 इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीदा गया। इसमें प्लेयर्स का बेस प्राइस रखा गया 10 लाख से 50 लाख तक। इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगी बिकी भारत की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना, जिन्हें लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा गया। बहुत से अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को इसमें अच्छा खासा पैसा मिला, जैसे कनिका आहूजा को आरसीबी ने 35 लाख में खरीदा, किरण नवगरे को यूपी वॉरियर्स ने 30 लाख में। आप सोचेंगे आईपीएल से तो बहुत कम है, वहां करोड़ों मिलते हैं, पर आप इस बात को इस तरह से सोचिए कि पहले जिन्हें पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलने पर कुछ 1000 रुपए मिलते थे, अब उनके पास महीने भर के टूर्नामेंट में लाखों कमाने का मौका था। बीसीसीआई के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हुआ। WPL के 5 सीजन के मीडिया राइट वायकॉम ने खरीदे, वो भी 951 करोड़ में, यानी करीब 190 करोड़ पर सीजन। इस लीग ने व्यूअरशिप के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी टीवी रीच लगभग 5 करोड़ रही, वहीं डिजिटल व्यूअरशिप ऑन जियो सिनेमा 10 करोड़ तक पहुंच गई। एवरेज व्यूअरशिप भी पर मैच लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रही। टीवी वालों ने खूब पैसा कमाया। इसका सीधा फायदा मिला प्लेयर्स को। आगे चलकर कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स तो करोड़ों में बिके, जैसे सिमरन शेख को गुजरात जाइंट ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। वहीं जी कैमिलनी, जो कि मात्र 16 ईयर की इंडियन अनकैप्ड प्लेयर थी, उसे मुंबई ने 1 करोड़ 60 लाख में खरीदा। एक वो दौर था, शेफाली वर्मा बताती है, उन्हें शुरू में लड़कों के साथ खेलना पड़ा क्योंकि कोई गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी नहीं थी। उन्हें मना भी किया गया कि बॉयज अकेडमियों में लड़कियां नहीं खेल सकती, तो उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और लूज कपड़े पहनकर ग्राउंड में पहुंची और लड़का बनकर प्रैक्टिस की। अब WPL के बाद वुमेन क्रिकेट एकेडमीज की भरमार हो गई और खेलने वाले प्लेयर्स की भी। अब खेल बदल चुका था। अब ये अमीर लड़कियों का खेल नहीं,
बल्कि टैलेंटेड लड़कियों के खेल में बदल चुका था। अब छोटे शहर से नए प्लेयर निकलने लगे, जैसे अमनजोत कौर, श्री चरनी, प्रतीका रावत, क्रांति गौड़, और आगे चलकर यही लड़कियां भारत के सपने को पूरा करने वाली थी। अब हम आते हैं 2025 के वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप पर। भारतीय टीम बिल्कुल तैयार थी, अपने कुछ नए प्लेयर्स के साथ, एक नए कोच के साथ जिसका नाम था अमुल मजुमदार। मैं यहाँ रखकर इस कोच के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप के बारे में जरूर पता होगा। वो थी सचिन और कांबली के बीच। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ। 1988 में मुंबई के आजाद मैदान में टूर्नामेंट चल रहा था, जिसे बोलते हैं हैरिस शील्ड, जिसमें अंडर 16 के प्लेयर्स खेल रहे थे। इस मैच में सचिन, जो कि उस समय 14 साल के थे, कांबली जो कि 16, उन्होंने 664 रन की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप की। वो पार्टनरशिप तो सबको याद है, पर एक बात याद नहीं। उस पार्टनरशिप के टाइम एक बैट्समैन पैड पहनकर 2 दिन तक अपनी बैटिंग का इंतजार करता रहा कि अगर इनमें से कोई आउट हो तो उसकी बैटिंग आई, पर वो इंतजार ही करता रहा, उस मैच में नहीं, उम्र भर। इस प्लेयर का नाम था अमुल मजुमदार। अमुल मजुमदार ने एक बेहतरीन डोमेस्टिक कैरियर खेला। उन्होंने 171 रणजी मैचेस में 11,167 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 48। उन्होंने 30 शतक भी लगाए, पर उन्हें कभी इंडिया की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला। उनका सपना था इंडियन मेंस टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना और जीतना, पर उनका ये सपना अधूरा रहा। अक्टूबर 2014 में उन्होंने अपने डोमेस्टिक कैरियर से संन्यास ले लिया, पर कहते हैं जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, और ये मौका मजुमदार के पास आया अक्टूबर 2023 में, जब उन्हें इंडियन वुमेन टीम का कोच अपॉइंट किया गया। तो अब हम वापस चलते हैं अपने वर्ल्ड कप की स्टोरी पर। 2025 का वर्ल्ड कप भारत में होना था। इस बार इंडियन टीम एक मजबूत कंटेंडर मानी जा रही थी। शुरुआत भी कुछ वैसे ही हुई। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने पहले 2 मैचेस में श्रीलंका और पाकिस्तान को बड़े आराम से हराया, पर इसके बाद हुआ हार का सिलसिला। भारत ने अपने अगले 3 मैचेस, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे, जीतने की स्थिति में आने के बाद भी गंवा दिए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को न्यूजीलैंड को मस्ट विन मैच में हराना था। यहां स्मृति और प्रतीका रावत ने 212 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर भारत को मैच जिता दिया। स्मृति ने 109 और प्रतीका ने 122 रन की पारी खेली और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला फिर से ऑस्ट्रेलिया से होना था। सब डर रहे थे, अब हाल फिर पहले जैसा होगा। ऊपर से हमारी मेन ओपनर प्रतीका रावत सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत की परेशानियां बढ़ गई। तब उनकी जगह शेफाली वर्मा, जो कि 1 साल से खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर थी, को वापस बुलाया गया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करती है और 50 ओवर्स में 338 रन बनाती है। यह चेज बहुत मुश्किल थी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक किसी महिला टीम ने इतना बड़ा चेज कभी भी किसी ओडीआई में नहीं किया था। ऊपर से भारत ने तो कभी 200 रन का चेज भी सफल नहीं किया था किसी भी ओडीआई मैच में, और यह तो पहाड़ जैसा लग रहा था। भारत लगभग वर्ल्ड कप से फिर बाहर हो चुका था। दर्शक निराश थे, पर भारतीय लड़कियों के माथे पर शिकन नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट थी अपनी मेहनत पर, अपने हौसलों पर, अपने जुनून पर, और यही सब रंग लाया। भारत ने यह रिकॉर्ड चेस कर मैच जीत लिया। इस मैच की हीरो बनी जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने सेमीफाइनल में 127 रन की नॉट आउट पारी खेली। साथ ही कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने भी 18 रन की शानदार पारी खेली। यह मैच ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत की छोटी पर असरदार पारियों के लिए याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने भी इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। साउथ अफ्रीका के लिए यह पहला फाइनल था। उनके इरादे मजबूत थे, क्योंकि ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया था। फाइनल हुआ 1 नवंबर 2025 को डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में, और यहाँ जिस सिक्के को खोटा कहकर बार कर दिया गया था, वही शेफाली वर्मा अपने कैरियर की सबसे इंपॉर्टेंट नो खेलती है। 78 बॉल खेलकर 87 रन बनाती है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी 58 रन की बेहतरीन पारी खेलती है और भारत 50 ओवर में 298 रन बनाने में कामयाब हो जाता है। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सबसे ज्यादा डर था उनकी कैप्टन लॉरा वुलवर्ट का।
जो अब तक इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना चुकी थी और फाइनल में भी वैसा ही खेलती है। 98 बॉल्स और 101 रन, पर बाकी बैट्समैन उनका साथ नहीं दे पाते और साउथ अफ्रीका सिर्फ 246 रन पर ऑल आउट हो जाती है और इतिहास रच दिया जाता है। जिन लड़कियों के हाथ में लोग झाड़ू, बर्तन, पोछा पकड़वाते थे, आज उनके हाथ में होता है वर्ल्ड कप। पूरा स्टेडियम वंदे मातरम के नारों से गूंज उठता है। प्लेयर एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे होते हैं। करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। ऐसा सपना जो 140 करोड़ लोगों ने देखा, उस सपने के लिए 16 लड़कियां अपनी जान लगा देती हैं और उसे पूरा करती हैं। लगभग 50 साल के वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार भारतीय वुमेन टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाती है। मैं सोचता हूँ ये वर्ल्ड कप मेरे द्वारा बताए गए पहले 3 टर्निंग पॉइंट से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी, वहाँ करोड़ों खेलेंगी। माँ बाप अपनी बेटियों के हाथ में झाड़ू की जगह बैट और बॉल पकड़ाएंगे। उन्हें उन पर गर्व होगा कि उनकी लड़कियां भी कोई खेल खेल रही हैं। अब किसी शेफाली वर्मा को फिर से बाल कटवाकर चोरी छिपे क्रिकेट नहीं खेलना होगा। शायद अब उन लोगों की जुबान पर भी ताले लग जाएं जो बोलते थे भारत जैसे गरीब देश में लड़कियों पर इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है किसी वेलफेयर स्कीम में लगा दिया जाए। मुझे उम्मीद है आप भी अपनी बेटियों को जरूर उनके पसंद के खेल में आगे बढ़ने का मौका देंगे। जाते जाते मैं आपसे इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मूवमेंट, बैटिंग हो, बॉलिंग या फील्डिंग के बारे में पूछना चाहूंगा। कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।